हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट पर आपको बता दें कुछ नया, जैसे मैंने बोला था पंप की सीरीज तो चली रही है। पंप की सीरीज में अब केवल 2 वीडियो बची है। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप बच गया है और एक हम और एक्स्ट्रा सोच रहे थे सीरीज पंप पैरेलल पंप में थोड़ा डिफरेंस बता दें। ठीक है, ये 2-3 वीडियो बची है और एक होगा लास्ट में, तो कंक्लूजन कर देंगे ओवरऑल पंप की रिव्यू। ठीक है, तो वो वीडियो चलती रहेगी। आज हमने क्या सोचा कि अभी तक तो हमारी चीज़ें चल रही थी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, चल रही हैं और चलती भी रहेंगी आगे, उसमें कोई वो नहीं है। अभी हमें सोचा था कि साथ ही साथ अगर जो बच्चे साथ ही साथ जो लोग मान लीजिए आपके IOCL हुआ या HPCL हुआ या जो भी आपका BPCL हुआ, ठीक है, तो OP गुप्ता हुआ, RK प्रसाद हुआ या ये आपके के गवाने या स्मिथ, जितनी सारी बुकें हैं, ठीक है, उसमें से मैंने आज से प्लानिंग किया है कि आपके लिए, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सेलेक्ट किया, सच बताऊं तो ये किसी की एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की अपनी वो है कि टेक्निकल के लिए कम से कम मैं डेली अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो हर 2-3 दिन के गैप पे कम से कम हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन। सपोज अभी जो वीडियो आज मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, वो हमारा रहेगा हीट ट्रांसफर से, और यह हीट ट्रांसफर से कम हर एक वीडियो में कोशिश करूंगा 15 से 20 क्वेश्चन MCQ के डालने के लिए, यानी टारगेट रहेगा कम से कम 200 क्वेश्चंस के। ठीक है, और केवल वो क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, वो क्वेश्चन के ब्रीफली डिस्कस रहेंगे। याद रहे, वो क्वेश्चंस के ब्रीफली डिस्कस होंगे और उस क्वेश्चन में जो ब्रीफली डिस्कस होगा उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप इंटरव्यू रिगार्डिंग अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप किसी PCU के लिए, PSU के लिए कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये एक मेरा अपना एक अलग से था। अब मुझे नहीं मालूम कितना ये सही होगा आपके लिए, लेकिन एक मेरी अलग से आपके लिए सोच है, देखते हैं क्या होता है। तो ये अलग है आपके लिए, ये स्पेशली उसके लिए है जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और अगर जो टेक्निकल से अभी भी जुड़े हैं। क्या है, देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो जाहिर सी बात है टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो बेसिक चीज़ें भूल जाती हैं। आप रिएक्टर से खेलते हो, पंप से खेलते हो, इजेक्टर से खोलते हो, कॉलम से खेलते हो, बहुत सी चीज़ों से खेलते हो, लेकिन उस बीच आप अपनी बेसिक नॉलेज हो सकता है काफ़ी साल इंडस्ट्री में जुड़े रहने के बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए आप ये कर सकते हो, वो भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेगा। तो चलिए आज से हीट ट्रांसफर की शुरुआत कर रहे हैं। हर एक बुक, जैसे मैंने बताया, OP गुप्ता हुआ, आपका के गवाने हुआ, RM प्रसाद हुए, सारे चीज़ों से मैंने कम से कम 200 क्वेश्चन हीट ट्रांसफर के, फिर 200 क्वेश्चन मास ट्रांसफर के, ऐसे करते करते CRE से करते करते हर एक सब्जेक्ट से कम 200 क्वेश्चंस की टारगेट लेके चल रहे हैं। मिनिमम आपका 150 रहेगा, मैक्सिमम 200 से ऊपर रहेगा। शुरुआत करते हैं आज हीट ट्रांसफर का। मैंने कुछ अलग से क्वेश्चंस बना रखे हैं। आज हो सकता है क्वेश्चंस कम आए, क्वेश्चन इसलिए कम आए क्योंकि पहली वीडियो है तो ब्रीफली डिस्कस हो तो उतनी अपनी क्राइटेरिया ना पता लग पाए, लेकिन टारगेट कम से कम ये रहेगा मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन हर एक वीडियो में आपको देने का। जैसे कि मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन हमारा आ गया, अगर हम चर्चा करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या पूछ रहा है? यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब ध्यान देना, अब ऐसा नहीं कि ये चीजें जब आप पढ़ रहे हो ना तो ये चीजें केवल आपका PSU के रिगार्डिंग हुआ, नहीं। अब यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी में डीपली डिस्कस आपको देने जा रहा हूं। थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है पहले ये समझ जाए। थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली ये होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी मटेरियल का वह एक प्रॉपर्टी होता है जो यह बताता है। जैसे सपोज मैं एक काम करता हूँ, एक वॉल यानी एक सरफेस ले लेता हूँ कोई दीवार से, ध्यान देना, ऐसे पकड़ लिया मैंने, हमने ये मान लिया कि कोई हीट दे रहे हैं। क्या है वो हीट फ्लो रेट किससे डिनोट करते हैं? Q से, ये तो आप जानते हो। ये क्या Q है? चलो Q पे भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला ना हर एक छोटी चीज डिस्कस कर लेते हैं। Q बेसिकली आपका ये बता रहा है कि कितने के स्पीड से, समझना, उसका रेट क्या है जो आप हीट दे रहे हो ना इस बॉडी को, ये जो भी आपका वाल है या सरफेस जो भी है आपका, इस पे आप किस रेट से हीट दे रहे हो। 22 जूल, 25 जूल, 30 जूल, ऐसे समझ लो आप हीट दे रहे हो। ठीक है, ओके, ध्यान देना। अब हम ये मान लें कि इसकी अपनी एरिया, यानी एरिया क्या होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हम ये मान के चल रहे हैं कुछ होगी इसकी, और आप मान लेते चलिए 5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई भी कुछ मान लीजिए, चलिए 10 मीटर है हम मान लिए, यानी Q की वैल्यू बता दिए, A की वैल्यू बता दिए। हम ये मानते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जब हमने हीट दिया तो कुछ रहा होगा, और ये यहाँ आने के बाद कुछ टेम्परेचर रहा होगा T2, T1 और T2। अच्छा, यानी T मालूम चल गया, डेल्टा T बोल सकते हैं उसको।
अब हम ये मान के चलते हैं कि इसकी थिकनेस कुछ रही होगी 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसी कुछ अपनी मोटी होगी सरफेस उसकी, जो इसकी थिकनेस है उसको हम मान के चलते हैं यक्स। याद रखना। तो आप देख रहे हो क्यू मालूम चल गया, ए मालूम चल गया, टी मालूम चल गया, एक्स मालूम चल गया, और अब एक मैं नया टर्म जोड़ता हूं के। याद रखना यही है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। के व्हाट इज के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। इसको कई जगह आप देखोगे लेमडा से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या बताती है, याद रखना, थर्मल कंडक्टिविटी केवल यह बताएगी कि जब आप ये हीट दे रहे थे, जो आपका ये टेम्परेचर था, जो आपका ये एरिया दोनों मिला के था, इसकी जो थिकनेस कुछ थी, कुछ मोटी चादर या जो भी कुछ रही होगी, तो वह यह बताता है कि अपने अंदर से हीट को, मतलब अगर सपोज आप ऐसे बताओ, मैं अपने आप एग्जाम्पल हूं, मुझे आपने 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, तो मैं अपने अंदर से कितना हीट क्या कर रहा है, पास करने दे रहा हूं। सपोज ऐसे ही बात करें, यहां पे इस बॉडी को आपने 50 जूल दिया, तो ये अपने अंदर से कितना हीट को निकाल रही है, यह बताती है थर्मल कंडक्टिविटी। आई बात समझ में। थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल की, इसीलिए याद रखना हर एक मटेरियल की अपनी अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होती है। आई बात करें, सबसे ज्यादा अगर थर्मल कंडक्टिविटी बात करें तो क्या होता है, प्योर मेटल जो होता है ना, प्योर मेटल, उसमें सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है। याद रखना, प्योर मेटल में सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी पाई जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन एक अगर बात करें कि हम मेटल में या फिर वाटर और लिक्विड, गैस और लिक्विड की बात करें, मेटल की बात करें कि थर्मल कंडक्टिविटी होती क्यों है, अगर हम ये बात कर लें कि थर्मल कंडक्टिविटी होती क्यों है, पहले बात करें, 3 फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम अगर बात कर लें कि सॉलिड में थर्मल कंडक्टिविटी क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन की वजह से इसमें क्या होता है, थर्मल। क्योंकि क्या होता है, अगर आप जब यहाँ हीट दोगे तो ये क्या है, मान लो अगर आप समझो ना, रॉड ही है, कोई रॉड है, आपने इसको हीट दिया तो ये इसको करेगा, ये इसको भागेगा, ये इसको, मतलब एक बार यहाँ गर्म नहीं हो जाएगा, ये धीरे धीरे हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से वाइब्रेट करके, तो यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स है क्या है, फ्री है। और जैसे यहाँ का हिस्सा फिर यहाँ का हिस्सा, ऐसे धीरे 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 क्या होगा, हॉट होगा, गर्म होगा। तो इसमें क्या होगा, जब गर्म होगा तो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ आएगा, यहाँ का टेम्परेचर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यही तो है थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने क्या बोला, थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली यह बताती है कि वह बॉडी अपने बॉडी से कितना थर्मल एनर्जी को पास होने दे रही है। तो मेटल में थर्मल कंडक्टिविटी होने के सबसे मेन वजह क्या है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए। अच्छा, अब हम बात करें वाटर, तो वाटर और गैस दोनों में आपका थर्मल कंडक्टिविटी होने का मेन रीजन सबसे ज्यादा ये होता है कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर के कोलिजन की वजह से। किसके, इंटरमॉलिक्यूलर के कोलिजन की वजह से। मतलब कोई वेसल है आपका, इसके अंदर लिक्विड है, जब आप इसको हीट देते हो तो ये एक दूसरे से क्या होता है, टकरा के ऊपर भागते हैं, तो इनका आपस में क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं। आई बात, ये लिक्विड ऊपर भागेगा, ये ऊपर से नीचे आएगा। ये मैंने ब्रीफली डिस्कस अपने बहुत पुराने वीडियो में किया है, आप वहां से देख भी सकते हो। अगर आपको जरूरत होगी तो आप बोलना, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप ये समझो, क्या समझे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि अपने बॉडी से वो कितना थर्मल एनर्जी को पास होने देती है। अब मैंने ये बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस प्रकार से थर्मल कंडक्टिविटी होती है। देखो, एक टाइम के बाद अगर आप हीट देते हो तो थर्मल कंडक्टिविटी कम भी होने लगती है, ये याद रखना। वो आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी केस है, जैसे अगर बात करें एल्युमिनियम और आपका ब्यूरेनियम, ये क्या होता है, इसमें आप जितना ज्यादा हीट दोगे ये उतना ज्यादा गर्म होगा, जितना। इसीलिए देखना आपके घरों में जो किचन होता है ना, किचन, वो सारी बर्तनें किसकी होती हैं, एल्युमिनियम की होती हैं। आई बात समझ में। और अगर बात करें लिक्विड की बात, तो उसमें एक वाटर एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसको जितना ज्यादा हीट दोगे ना वो उतना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। बाकी और जितनी सारी चीजें आप दोगे एक टाइम के बाद उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होने लगती है। वही अगर बात करें सीपी की, स्पेसिफिक हीट की, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, ये दोनों अलग अलग है। आगे आप देखेंगे थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, ये दोनों की वैल्यू घटती है। आई बात समझ में, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, तो ये मैंने जो लिखा ना QATD, यही होता है। आपने अगर पढ़ा होगा ये फार्मूला Q बराबर माइनस QADT बाई DX। मैंने क्या बताया, DX क्या है देखना,
क्यू आपने बताया मैंने हीट फ्लो रेट है, के जैसे कि मैंने बताया थर्मल कंडक्टिविटी है, ए आपका एरिया है ये मैंने बताया, डी टी बाई डी एक्स अगर कई जगह आप देखोगे टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अगर मैं ब्रेक करके बताऊं तो डी टी आपका T1 से लेके T2 है, डी एक्स जो है आपकी वो थिकनेस है। क्या है? थिकनेस है। मतलब किसी सॉलिड में जब आप हीट ट्रांसफर करा रहे होगे तो उसकी अपनी कुछ थिकनेस होगी, वो है आपका ये एक्स। चलिए आई बात समझ में। अब हमने क्या कहा, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। तो अगर हम के को अगर इधर कर दें, ध्यान देना, अगर मैं के को उधर कर दूं तो क्या मेरी वैल्यू आएगी, क्यू एक्स अपान ए डी टी आएगी, यही कुछ आएगी। अब हम यहां से क्या न करते हैं, हमको यूनिट निकालना है। ध्यान से देखना, के बराबर हो जाएगा कि आपका ये माइनस में यूनिट की बात है तो यहाँ पे निगेटिव हटा। अब ये माइनस क्या है ये हम बात करेंगे जब यह ला किसने दिया था, फोरियर्स ला, वहां पे डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम बस केवल यूनिट की बात कर रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। आप ये देखोगे वाट आपका हीट का होता है। अभी मैं बेसिक एक एक चीजें समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूं, क्या करता हूं, क्लीन कर देता हूं ताकि आपको यूनिट समझाने में आसान होगा। मैंने बताया हर एक टॉपिक को इतना ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाए तो आप वहां इजीली तरीके से उस चीज को समझा सकें, ठीक है। ओके, फार्मूला था हमारा Q बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। हमने क्या किया, के की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर किया, हो गया क्यू डी एक्स अपान ए डी टी। ये निगेटिव रहेगा लेकिन हम यहाँ पे उसकी ज़्यादा हमें चर्चा करनी नहीं है, तो हम यहाँ पे यूनिट निकालने जा रहे हैं। हमने क्या बोला, क्यू, क्यू क्या है, हीट फ्लो रेट है, तो इसका क्या होगा यूनिट, वाट हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स क्या है आपकी, ध्यान दो, मैंने क्या बताया, जब हमने दीवारें बनाई थी, चादर बनाई थी जिसमें भी आपको हीट फ्लो कराना था, तो हमने क्या बोला था, एक्स क्या है आपकी थिकनेस है, क्या है, थिकनेस है। अच्छा अभी रुक जाओ, एरिया, ए आपका एरिया, एरिया क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका dt है, ये आपका केल्विन है, ठीक है। अब क्या बचा, मीटर। और आप ये देखोगे ये आपका dx है तो क्या हुआ, मीटर से मीटर कटा यानी वाट पर मीटर इंटू केल्विन, ये आपकी यूनिट आ रही है। आई बात समझ में। कई जगह आप देखोगे के की जगह आपको क्या लिखेगा, के बराबर वाट पर मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा रहेगा, तो टेम्परेचर का यूनिट ये भी होता है। आई बात समझ में। बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना। ये रहा आपका यूनिट किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। आप यहां से अगर आपको यहां से अगर कोई ये बोले, याद रखो ये ला किसने दिया था, फोरियर ला, चलो ये भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या अगर फोरियर ला निकालने के लिए कहे तो वो आप नहीं निकालोगे, केवल Q की जगह पे Q यही रह जाएगा और माइनस के आप जान गए वाट पर मीटर इनटू केल्विन, ए आपका एरिया ये भी आप जान गए, dt आप टेम्परेचर यानी सेंटीग्रेड या केल्विन रख लो, एक्स आपने जान गया थिकनेस यानी मीटर रख लो। आई बात समझ में। अभी आगे चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है हमारा, व्हाट इज द लॉगरिथमिक मीन ऑफ R1 एंड R2। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लॉगरिथमिक जो है मीन ऑफ R1 एंड R2। ध्यान देना, ये पूछ रहा है कि लॉगरिथमिक मीन में R1 और R2 का क्या कॉम्बिनेशन होगा। पहले हम समझ आते हैं लॉगरिथमिक मीन होता क्या है, छोड़ो वो चीजें से वो छोड़ ही दो। हम आपको बताते हैं, जब हम कंडेंसर हो या कहीं पे भी जब फ्लो कराओगे, किसी लिक्विड का फ्लो कराओगे, हॉट फ्लूइड जाएगा, हम मान के चलते हैं इधर से हॉट फ्लूइड जा रहा हो, आप जानते हो फ्लो कई टाइप से हो सकता है, पैरेलल फ्लो होगा, को करंट या को काउंटर करंट होगा, ठीक है। और ये हम मान के चलते हैं कोल्ड फ्लूइड होगा, ये आपका हॉट फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, तो ये तो पैरेलल में जा रहा है, को करंट भी होता है आपका, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस निकाल, मान लो ये क्या है आपका HT है, हॉट फ्लूइड है, ये कोल्ड फ्लूइड है, हम CT पकड़ के चल रहे हैं। आई बात समझ में। तो जब आप हीट ट्रांसफर पढ़ोगे जब कंडेंसर में, तो अगर हमें इसका टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, हमें इसका इस पॉइंट पे अगर हम मान के चले यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 70 रहा, डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो,
हॉट फ्लूइड है और कोल्ड फ्लूइड का यहाँ पे आपका शुरू में 40 रहा हो और हम ये पता करना चाहें कि यहाँ पे आने के बाद अब इसका टेम्परेचर कितना है, जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर कुछ घटा होगा, इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा होगा। अगर हमें पता करना हो कितना होगा तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, उसके पास हमारे पास फार्मूला है LMTD। ये क्या होता है गुरु? ये होता है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। LMTD से हम निकालते हैं वहाँ पे डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2, यहाँ पे T1 मान लेते हैं, यहाँ पे T2 मान लेते हैं, फिर यहाँ पे L1 डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2। ये फार्मूला हम निकालते हैं। आई बात। अब एक बात और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दें, LMTD से आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाते हो, याद रखना। कुछ ना कुछ आपका एरर 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री हो ही जाता है। अगर आपको परफेक्ट निकालना है तो उसके लिए आपके पास चलना होगा AMTD के पास। ये क्या होता है गुरु? ये होता है अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आई बात समझ? इसमें भी आपका एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं फाइंड कर पाओगे क्योंकि इसके जो फार्मूले होते हैं कुछ ना कुछ आपको एरर देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि AMTD से हमारी वैल्यू परफेक्ट आएगी। हम चर्चा करेंगे AMTD पे और दिखाएंगे कैसे परफेक्ट वैल्यू निकाली भी जाती है, लेकिन जो कि प्रैक्टिकली बहुत प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली नहीं, याद रखना, प्रैक्टिकली आपकी बहुत संभव मुश्किल हो जाता है निकालना। तो हम LMTD से निकाल लेते हैं। आई बात। मैं क्यों बता रहा हूँ LMTD? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यही होता है आपका लॉगरिथमिक मीन। तो ये यही पूछ रहा है कि अगर यही इसकी जगह अगर हम T1 T2 कर दें, T1 एंड T2, तब तो आपका जो ऑप्शन दिया रहेगा ना, 4 ऑप्शन होते हैं आप जानते हो। तो 4 ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? यही चूज करोगे, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2, L1 डेल्टा T1। अब अगर जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि R1 एंड R2 कर दे, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना, यहाँ पे T1 है वहाँ पे R1 करते रहो, R2 करते रहो, यहाँ भी R1 करो, यहाँ भी R2 करो। ये रेडियस पूछ रहा है, R इज द रेडियस। आई बात समझ? तो लॉगरिथमिक मीन में अगर R1 R2 है तो उसका फार्मूला क्या होगा ये। तो आपको जहां पे ये ऑप्शन दिखे डेल्टा R1 माइनस डेल्टा R2 इक्वल टू L1 डेल्टा R1 बाई डेल्टा R2, वो एक्शन आपको ट्रिक कर देना है। आई बात समझ में? एक क्या होता है, अगर हमको ओवरऑल हीट ट्रांसफर निकालना हो, मतलब यहां से लेके यहां, अभी तक हम बीच में निकाल, हम ये पता करें यहाँ पे जितना टेम्परेचर था और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना हो, तो उसके लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है Q बराबर UA डेल्टा T। ये यहाँ पे U क्या है? ये U आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की। आप Q आप जानते हो हीट फ्लो रेट, A आप जानते हो एरिया, डेल्टा T क्या है आपका टेम्परेचर डिफरेंस। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट से क्वेश्चन आएगा। और जाहिर सी बात है जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आएगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हमने पढ़ लिया लॉगरिथमिक मीन। अब एक आ जाता है व्हाट इज नसेल्ट नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर को बेसिकली NU से डिनोट करते हैं, ठीक है। नसेल्ट नंबर क्या होता है पहले एक बात जान जाओ। बहुत सारे नंबर होंगे, पढ़ोगे आप, नसेल्ट नंबर, प्रांडल्ट नंबर, ग्रासहॉफ नंबर, ये सारे नंबर आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। लेकिन ये सारे जो नंबर होंगे क्या होंगे गुरु? डायमेंशनलेस नंबर होंगे। क्या होंगे? डायमेंशनलेस। इनकी कोई अपनी यूनिट नहीं होगी। ये बातें हम सिद्ध करके भी आपको दिखाएंगे। इससे हम बेसिकली हीट फ्लो रेट पता करते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे जब ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हमारा पूछ रहा है व्हाट इज नसेल्ट नंबर क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे देगा। और नसेल्ट नंबर का बेसिकली क्या पूछ रहा है? फार्मूला पूछ रहा है क्या होता है। तो नसेल्ट नंबर जो होता है आपका, वो फार्मूला होता है, रेशियो होता है किसका? नसेल्ट नंबर होता है कंडक्शन इन फ्लूइड अपॉन कन्वेक्शन इन फ्लूइड का रेशियो होता है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि बेसिकली आपका देखो, ये एक मैंने मोटा बता दिया कि कंडक्शन नसेल्ट नंबर इज द रेशियो ऑफ कंडक्शन इन फ्लूइड अपॉन कन्वेक्शन इन फ्लूइड। ये मैंने जब अपना मैं नोट्स बनाया तो उसमें मैंने इजी वे में लिख लिया। आई बात। लेकिन किताबों में जब आप देखोगे ना तो उसमें लिखेगा कि नसेल्ट नंबर इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन, रेजिस्टेंस ड्यू टू वाल। याद, मतलब क्या करेगा? वाल ऐसे बता रहा है और क्या रहा है? कह रहा है इसके अंदर फ्लूइड जा रहा है। अब मैंने यहाँ से कैसे बनाया याद रखना, वो बोला है फ्लूइड जा रहा है किसके अंदर? ये कोई वाल हम मान के चलते हैं, इसके अंदर आपका फ्लूइड जा रहा है। तो नसेल्ट नंबर जो होता है वो इस फ्लूइड के अंदर का हीट ट्रांसफर
और इसके बाहर जो हो रहा है, एक इसके अंदर, एक इसके आपके सरफेस के इनर और एक सरफेस के आउटर में जो हीट ट्रांसफर होता है ना, उसका रेशियो होता है। तो मैंने ये अपने इक्वेशन से बना लिया इस बात से कि जब इसके अंदर हो रहा है यानी लिक्विड और सॉलिड के बीच हो रहा है, तो मैंने ये बना लिया कि कन्वेक्शन इन फ्लूइड, और इसके ऊपर हो रहा है इस सरफेस के ऊपर यानी कंडक्शन इन फ्लूइड। ठीक है, बेसिकली जो अगर बुकों में बता दूं जो इसका मिलेगा तो वो इसका लिखा रहता है कि नसल्ट नंबर इज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द वाल टू दैट अक्रॉस द इंटायर पाइप। यही रहता है, याद रखना। क्या बोला? टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द वाल टू दैट अक्रॉस द इंटायर पाइप, इसी का रेशियो होता है। आई बात समझ में? इसका जो आपका फॉर्मूला होता है एन यू इक्वल टू, वो होता है एच डी बाई के। आई बात? ये एच क्या होता है? एच होता है आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। डी क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेंथ, यानी आपका इस पाइप की लंबाई बात कर रहा है। एच मतलब इसके अंदर कितना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, याद रखना। के क्या है? आपकी थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब बेसिकली ये जो आपका वाल है ना, वो बता रहा है कि मैं कितना ज्यादा हीट ट्रांसफर कर सकता हूं। आई बात? चलिए हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। एन यू इक्वल टू एच डी बाई के। एन यू इक्वल टू हमने कहा इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है। जब हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की चर्चा करेंगे तो वहां आप समझिए, अभी आप बस ये समझिए इसका जो यूनिट होता है वाट पर मीटर। देखो गुरु, मैं क्यों बता रहा हूं यूनिट पे, मैं कहीं ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि जब आप इश्यू के रिगार्डिंग बैठोगे तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूनिट वहां पे बहुत, कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो यूनिट्स के ही बेस पे होंगे, उनकी केवल यूनिट ही पूछ के आपको साइड कर देगा। तो आप यूनिट आप ज्यादा फोकस करो। तो वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। अगर हम बात करें ये क्या है? लंबाई, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? मीटर। वही बात करें हम कि आपका थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की अभी जस्ट हमने यूनिट एक निकाली, वो क्या था? वाट पर मीटर इंटू केल्विन। अब हम एक काम करते हैं, कुछ करना नहीं है, इसको ऊपर लेके चलिए, यानी वाट इंटू ये चला गया ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, वाट इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन, और ये आ जाएगा इसमें, यानी मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन इंटू वाट। आप क्या देख रहे हो? मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, के से के, वाट से वाट। मैंने क्या बोला था कि जितने सारे नंबर पढ़ोगे, नसल्ट नंबर, प्रांडल्ट नंबर, ग्रासहॉफ नंबर, ये सारे नंबर डायमेंशन लेस नंबर होते हैं। ये आप देख रहे हो, आपके पास प्रमाण है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका, वो मैंने यहां पे सिलेक्ट कर रखा है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका फोरियर्स लॉ अप्लाई टू हीट ट्रांसफर बाई। जो फोरियर्स लॉ पूछ रहा है वो किस पे अप्लाई होता है? फोरियर्स लॉ अप्लाई टू बी, किस पे अप्लाई होगा? ऑप्शन दे देगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या फिर लिख देगा नाइदर, या फिर नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से किसी पे नहीं। तो मैंने बताया था कि Q बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, यह फार्मूला फोरियर जी ने दिया था और इन्होंने बोला था कि यह फार्मूला आपको लगाना होगा, तो आप लगाइएगा कंडक्शन पे। अब आपके मन में अगर थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी होगी, जागरूकता होगी, तो आप बोलोगे कि यह फार्मूला केवल कंडक्शन पे ही क्यों अप्लाई होता है? तो सुन लो, जब आप कंडक्शन पढ़ोगे तो यह फार्मूला, कन्वेक्शन पढ़ोगे तो कुछ ये फार्मूला, रेडिएशन पढ़ोगे तो कुछ ये फार्मूला। ये दोनों फर्क क्या, ध्यान देना। कन्वेक्शन में ये फार्मूला क्यों होता है, रेडिएशन में ये फार्मूला क्यों होता है? इसका बेसिक सी चर्चा ये है कि जब आप किसी, याद रखना, आपका कोई भी हो वेसल हो, उसके अंदर जब आप हीट दोगे ना, हीट, तो इसकी कोई थिकनेस नहीं होगी, इसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। लेकिन वही जब आप किसी बॉडी में हीट दोगे ना, तो इसकी अपनी कुछ थिकनेस होगी, 2 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm, कुछ ना कुछ अपनी थिकनेस होगी। और आप देख रहे हो थिकनेस की बात किसमें की गई है? कंडक्शन में। क्या कहीं कन्वेक्शन में थिकनेस की बात की गई है क्या? नहीं। यहाँ पे एच आपका क्या बताता है? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ए क्या बताता है? एरिया। डेल्टा टी क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट आप बोलो, देख रहे हो। लेकिन इसमें क्या है? डेल्टा आपका डी टी बाई डी एक्स क्या बताता है? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट बताइए, बताएगा डेल्टा टी कि T1 पे क्या था, T2 पे क्या था, प्लस dx ये बताएगा कि उस बॉडी का कितना mm थिकनेस था।
तो इसलिए फोरियर्स लॉ में ही केवल आपको थिकनेस देखने को मिलता है, ना कि कन्वेक्शन में, ना कि रेडिएशन में। और थिकनेस सॉलिड में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें आप देखोगे कन्वेक्शन में तो इसका हीट करोगे तो इसका थिकनेस अगर मान लो, मानता हूँ अगर हमें मान लें कि यहाँ पे लिक्विड भरता है और इसका हम कुछ मान लें थिकनेस था, लेकिन जब आप हीट करोगे तो थिकनेस ऊपर नीचे होगा, वेरिएबल होगा, बढ़ जाए या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, आप देखोगे। तो ये थिकनेस वहाँ से फाइंड नहीं हो पाती है। इसलिए हमारा फोरियर लॉ होता है वो किस पे अप्लाई होता है, कंडक्शन पे अप्लाई होता है। चलो ये भी देख गए। अब यहाँ से इसकी यूनिट की बात करें तो ये यूनिट अभी आगे पूछेगा आपसे। अभी ये केवल इसने पूछा था कि फोरियर लॉ किस पे अप्लाई होता है, तो ये आपने जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांडल्ट नंबर इज ए गिवन बाय। प्रांडल्ट नंबर जो है, जैसे मैंने बोला देखो फिर एक नंबर आ गया, अभी तक हमने नसल्ट नंबर पढ़ा, अब ये प्रांडल्ट नंबर। तो आप ये भी जानते हो कि प्रांडल्ट नंबर भी क्या होगा, वो क्या होगा, वो भी डायमेंशनलेस नंबर होगा। लेकिन कोशिश करेंगे आपको फिर से यहाँ बताने की, जैसा कि मैंने बोला हर एक वीडियो की डीपली डिस्कस होगी। प्रांडल्ट नंबर पूछ रहा है क्या, इसका फार्मूला बेसिकली यहाँ पे इसने पूछा है कि प्रांडल्ट नंबर का फार्मूला पूछ रहा है कि प्रांडल्ट नंबर इज एक गिवन बाय, ठीक है। इसका ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा जैसा कि मैंने बताया आपको। तो प्रांडल्ट नंबर क्या होता है, किसका रेशियो होता है, वो रेशियो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपान थर्मल डिफ्यूजिविटी का। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात देखो यहाँ पे बता दूं, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है जो नहीं जानते। थर्मल डिफ्यूजिविटी बेसिकली वो डिफ्यूजिविटी होती है, जैसा कि नाम में ही इसके डिफ्यूज होना, मतलब किसी बॉडी को जब हीट दोगे ना तो थर्मल डिफ्यूजिविटी का काम ये होता है कि वह उस हीट को कितनी जल्दी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये चर्चा इसलिए नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर हर जगह काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा जाता है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट चाहता हूं क्वेश्चन लूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी का और उसको वहां पे आपको चर्चा करूं। अभी आप समझिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी को V से डिनोट कर आपका ये होता है, फार्मूला होता है, और थर्मल डिफ्यूजिविटी जो होता है आपका वो अल्फा होता है, ठीक है। तो अगर आपका ये फार्मूला दिया है तो आप इस पे ट्रिक कर दो, अगर नहीं दिया है तो आप यहां से कर लो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, इसका आगे अगर एक स्टेप आगे चले तो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो V बराबर वो होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी म्यू की बात कर रहा है, अब याद रखना, ठीक है। यानी V बराबर म्यू रो डेंसिटी, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी का क्या होता है, रेशियो होता है, यानी V बराबर म्यू बाई रो। अगर वही बात करें था आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ना आपका अल्फा, ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन रो Cp, यानी थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन हीट कैपेसिटी या हीट स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा, उसका रेशियो होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको इजी टर्म में लिख लेते हैं, कैसे, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब ये चूंकि टोटल बात है किसकी हो रही है, प्रांडल्ट नंबर की, तो आप क्या दोगे, रो से रो कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, म्यू Cp बाई के। आपकी बुक में ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन जहां मिले इस पे ट्रिक करिए, आई बात में। अगर ये है V बाई रो, V अपना बात, तो ये आप इस पे करिए, अगर ये नहीं दिया तो आप इस पे ट्रिक करिए, आई बात में। अब इसकी अगर आप यूनिट की बात करोगे तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो रहा है, तो इसकी यूनिट याद रखो डायमेंशनलेस नंबर होती है। इसकी यूनिट हमारे नोट्स में मैंने ड्राइव किया, वहां पे आप देख लीजिएगा, सारे यूनिट इसके कट जाएंगे, आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन ऑकर्स व्हेन, क्या कह रहा है कि अनस्टेडी स्टेट जो होता है वो कब ऑकर करता है, अनस्टेडी स्टेट जब ऑकर करता है उसके बाद क्या होता है, और उसका ऑप्शन आपका दे देगा। ऑप्शन में आपके जो 4 ऑप्शन होंगे वो क्या होगा, वो याद करेगा कि वो पूछेगा कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिपेंडेंट ऑन टाइम, यानी जो टेम्परेचर है वो क्या समय पर निर्भर करता है। एक में दे देगा समय जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरिएबल नहीं है, एक दे देगा कि दोनों मतलब पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं, और चौथा देगा कि नॉन ऑफ द अबव। तो आप क्या जानते हो, अनस्टेडी स्टेट जो होता है ना वो टाइम के साथ वेरी करता है, जैसे जैसे आपका टाइम वेरी करेगा, यानी अगर आपका 2 मिनट पे हीट कुछ और था तो 4 मिनट जैसे होगा वहां पे आपका हीट का भी बढ़ जाएगा, यानी अनस्टेडी स्टेट जो होता है ना वो टाइम के साथ वेरी करता है, आई बात। वही अगर स्टेडी स्टेट होता है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, मतलब 10 मिनट पहले जो टेम्परेचर रहेगा वही 20 मिनट बाद भी दोगे तो वही टेम्परेचर आपका रहेगा, आई बात समझ में।
तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा जो है आपका, जो मैंने बना रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी विद गिवन भाई। आ गया वही क्वेश्चन कि थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है। अभी आपने पढ़ा है थर्मल डिफ्यूजिविटी यही है, मैंने बता भी दिया कि थर्मल डिफ्यूजिविटी है जो होता है वो बेसिकली ये बताता है कि कोई बॉडी अपने अंदर जितनी सारी हीट है उसको कितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसका काम एक प्रकार डिस्ट्रीब्यूटर का है। आई बात, तो इसका फार्मूला पूछ सकता है। तो इसका फार्मूला आप जानते हो, अल्फा इक्वल टू के अपान रो सी पी। अभी हमने चर्चा किया, यानी थर्मल कंडक्टिविटी अपान डेंसिटी इनटू स्पेस, आपका हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है। कौन सा, थर्मल डिफ्यूजिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है आपका वो पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी में क्या डिफरेंस है। तो आप ही देखो, अल्फा इक्वल टू के अपान रो सी पी, और ये हो गया किसका, थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब क्या पूछ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो, थर्मल कंडक्टिविटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। कुछ यही फार्मूला था, क्यू बराबर, एक मिनट, हम फार्मूला निकाल रहे थे तो हमारा फार्मूला था क्यू बराबर माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो जब हम, ये हो जाएगा क्यू डी एक्स अपान ए डी टी के बराबर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ये थर्मल डिफ्यूजिविटी है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इसका सबसे मेन डिफरेंस जो आप ये देख रहे हो वो ये है कि भैया थर्मल कंडक्टिविटी का आपको अगर वैल्यू पता करना है तो बिना थर्मल डिफ्यूजिविटी के भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पे कहीं अल्फा दिया है क्या, नहीं दिया है, केवल क्यू दिया है, डी एक्स दिया है, ए दिया है, डी टी दिया है। यानी थर्मल डिफ्यूजिविटी, अगर थर्मल कंडक्टिविटी हमें पता करना है तो हमें थर्मल डिफ्यूजिविटी पता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही थर्मल डिफ्यूजिविटी पता करना है तो हमें थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू, यानी के, देख रहे हो थर्मल कंडक्टिविटी, उसको फाइंड करना होगा। बिना हम थर्मल कंडक्टिविटी पता किए थर्मल डिफ्यूजिविटी को पता नहीं कर सकते। तो ये आपका एक मेन डिफरेंस होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इक्वेशन क्यू बराबर यूए डेल्टा टी। फिर वही क्वेश्चन पूछा कि पूछ रहा है कि इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन क्यू बराबर यू ए डेल्टा टी इज डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा टी। इक्वेशन दे देगा क्यू बराबर यू ए डेल्टा टी, और पूछेगा कि इन इक्वेशन में व्हाट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, मैंने बताया डेल्टा टी आपका क्या है, LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो आपको ये ऑप्शन जहां देखने को मिले वो पे टिक कर दीजिए। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको ये देखने को मिलेगा डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 L1 डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन आपको इस पे आप ट्रिक करिए, मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है, ठीक है। एक है आपका लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट इज ऑब्टेन इन फ्लो। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर किसमें होगा, और आपका ऑप्शन दे देगा लेमिनार, टर्बुलेंट, नॉन ऑफ दी अबव, या फिर बोथ। तो आप जानते हो अगर कोई आपका पाइप है उसके अंदर आपका फ्लो हो रहा है, फ्लो किस प्रकार का हो रहा है, टर्बुलेंट है, तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, वो उसके वाल पे टकराएगी। ये अलग बात है कि एनर्जी लॉस भी होगा, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ हीट ट्रांसफर भी बढ़ेगा। तो आप किस पे ट्रिक करोगे, टर्बुलेंट फ्लो पे ट्रिक करोगे। आई बात समझ में। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आपसे आज डिस्कस किया, आज केवल 10 ही किया। अगले वीडियो में कम से कम कोशिश करेंगे 15 से 20 करने का। वीडियो इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि हम जब आपसे डिस्कस करते हैं तो हर एक बेसिक चीज के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कम से कम 15 कम से कम क्वेश्चन आपको टच करें। ये 10 क्वेश्चन जो थे वो हीट ट्रांसफर के बेसिक थे, इसको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो, अगर मेरे द्वारा किया गया थोड़ा सा भी ये मेहनत आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो क्या करना है ये हर बार बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।